नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 1/4:5/9:7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? हमें रेशियो दिया हुआ है 1/4:5/9:7/12 दिया हुआ है। तो देखिए इस फ्रैक्शन के रेशियो को हमें सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा हर में दिया होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से हम सभी जगह गुणा करते हैं। तो देखिए 4, 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36। यानी 36 से हम इन सभी जगह गुणा करेंगे, यानी 1/4 में हम 36 से गुणा करेंगे। उसके बाद हम यहां गुणा करेंगे 5/9 में हम 36 से गुणा करेंगे। उसके बाद हम 7/12 में 36 से गुणा करेंगे। अब देखिए 4 से 36 कितने बार में जाएगा? 9 बार में। 9 से 36 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 12 से 36 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? यहां से रेशियो हो जाएगा 9:, हम यहां गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 20:, यहां गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21। अब देखिए एक संख्या हमारी अगर 9 यूनिट होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी? 20 यूनिट, और तीसरी संख्या क्या होगी? 21 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 21 यूनिट वाली, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9 यूनिट वाली। तो देखिए यहाँ जो है यूनिट में अंतर कितना है? हम यहाँ अगर 21 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हुआ है? 180। यानी इस 12 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है तीनों संख्या का योगफल। तो देखिए पहली संख्या अगर हमारी 9 यूनिट है तो दूसरी संख्या क्या है? 20 यूनिट, और तीसरी संख्या क्या है? 21 यूनिट। तो हम यहां से अगर योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा? 50 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 50 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 50 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 750। यानी तीनों संख्या का योगफल हमारा क्या निकल गया? 750 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कोई ट्रक किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा की कमी होती है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। इसकी मूल चाल का 50% ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? ट्रक के मूल चाल का 50% निकालना है। तो हमें सबसे पहले ट्रक का मूल चाल निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रक जो है निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा से कम कर दिया जा रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में ट्रक को 2 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रक का यहां मूल स्पीड हम कुछ मान लेंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि ट्रक का जो मूल स्पीड है वो x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि ट्रक का जो मूल स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है, और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है। हमें दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर। तो देखिए हमें स्पीड पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं। यानी पहले समय कितना लग रहा होगा? हम इस दूरी में अगर हम स्पीड से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आएगा। यानी पहले समय लग रहा होगा 480/x घंटा का समय लग रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि बाद में चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा से कम कर दिया जा रहा है। यानी बाद में चाल क्या हो जाएगा? मूल चाल अगर x किलोमीटर पर घंटा है तो बाद में चाल क्या हो जाएगा? x - 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी बाद में समय कितना लग जाएगा? 480/x - 8 घंटा लग जाएगा समय। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पहले की अपेक्षा जब हम स्पीड कम कर रहे हैं तो 2 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं 480/x - 8 माइनस 480/x इक्वल टू 2 घंटा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब देखिए या तो हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल ले या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच ले। अब देखिए हम x के जगह क्या रखें ताकि हमारा 2 घंटा निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम x के जगह हम यहाँ x के जगह अगर हम पुट कर लें, हम x के जगह पुट कर लें 48, x की जगह अगर हम 48 पुट कर लें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 48 माइनस का 8 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 से अगर हम 480 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 घंटा हो जाएगा। और हम यहाँ 48 से अगर 480 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 घंटा। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के जाएगा 2 घंटा इक्वल टू 2 घंटा। यानी यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या पता चल गया 48 पता चल गया। यानी x क्या है, x जो है स्पीड है मूल स्पीड, यानी मूल स्पीड ट्रक का क्या निकल के आ गया 48 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इसका 50%, हमसे पूछ क्या रहा है इसका जो है हमसे 50% पूछ रहा है। तो देखिए इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 9 अंक वाली संख्या 1, 2, 6, 3, 4, 8, 7 XY 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x और y के बड़े से बड़े संभावित मान निकालना है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 1, 2, 6, 3, 4, 8, 7 XY। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 5 और 8 से विभाज्य है, ये जो संख्या है 5 और 8 से विभाज्य है। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो ये संख्या भी हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम अंक या तो हमारा 0 हो या हमारा 5 हो तो वह संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। यानी अंतिम अंक क्या है, y है, यानी y का हमारा 2 वैल्यू हो सकता है, या तो हमारा 0 हो सकता है या हमारा 5 हो सकता है। और ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 8 से भी विभाज्य है। अब देखिए अगर हम y का यहाँ बड़ा वैल्यू अगर हम 5 रख ले तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। अब देखिए कोई भी विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाज्य नहीं होती है, और ये संख्या 8 से भी विभाज्य है। 8 क्या है, एक सम संख्या है, यानी हम y के जगह 5 नहीं रख सकते, हम y के जगह 5 नहीं रख सकते, y के जगह हम एक वैल्यू रख सकते हैं 0। अब देखिए ऑप्शन ए में y के जगह हमारा क्या है 0 है, ऑप्शन बी में क्या है y के जगह 5 है, यानी ऑप्शन बी हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में y के जगह 5 है, यानी ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में y के जगह क्या है 0 है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन ए में x का वैल्यू क्या है, 2 ऑप्शन हमारा कट गया, 2 ऑप्शन बच गया। ऑप्शन ए में x का वैल्यू क्या है 6 है, और ऑप्शन डी में x का वैल्यू क्या है 2 है। ऑप्शन डी में x का वैल्यू क्या है 2 है, यानी x का वैल्यू यहाँ 6 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अब देखिए ये संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य है, ये संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य है। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो ये हमारी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ x के जगह 6 रख ले तो अंतिम 3 अंक हमारा क्या बन जाएगा, अंतिम 3 अंक बन जाएगा 760 बन जाएगा, क्योंकि y की जगह तो हमारा 0 ही होगा। अब देखिए अगर हम x के जगह 2 रख ले, हम x के जगह 2 रख ले तो अंतिम 3 अंक हमारा क्या बन जाएगा 720 बन जाएगा। अब देखिए 760 भी हमारा 8 से विभाज्य है और 720 भी 8 से विभाज्य है, लेकिन हमें क्या लेना है, बड़े से बड़े संभावित मान लेना है। यानी हम क्या लेंगे, x के जगह 6 लेंगे, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज की राशि 6,750 रुपया है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि निकालना है। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12% दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है, हमें टाइम 3 वर्ष का दिया हुआ है, टाइम हमें 3 वर्ष का दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसआई का हमें राशि दिया हुआ है। एसआई का हमें राशि क्या दिया हुआ है, 6,750 रुपया दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, यहां से सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए साधारण ब्याज की दर से यहाँ ब्याज जो है काउंट हो रहा है,
तो साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज हमें क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 12% और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 3 साल में यहां प्रिंसिपल का टोटल एसआई कितना मिल जाएगा, 3 साल में यहां प्रिंसिपल का टोटल जो है एसआई कितना प्रतिशत मिल जाएगा, 36%। एसआई कितना मिल जाएगा, 36%। लेकिन हमें क्वेश्चन में एसआई कितना दिया हुआ है, हमें एसआई दिया हुआ है 6,750 रुपया दिया हुआ है। यानी इस 36% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6,750 रुपया दिया। तो हम यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो देखिए अगर हमें 36% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहां से 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इस 36 को 4 बनाने के लिए हम इसमें 9 से भाग देंगे। अगर हम इस साइड 9 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 9 से भाग देना पड़ेगा। हम इस साइड 9 से भाग देंगे तो ये 9 से जाएगा 7 बार में, हाथ में 4, ये हो जाएगा 45 9 से 5 बार में जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 4% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 750 रुपए निकल के आ गया। तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 4 को 100 बनाने के लिए हम इसमें 25 से गुणा करेंगे। अगर हम इस साइड 25 से गुणा कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 25 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 125 के 5 हाथ में 12। 25 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 175। 175 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 187 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 18,750 रुपए निकल के आ गया। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 18,750 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। और हमें टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सीआई। तो देखिए हम यहाँ 2 वर्ष का सीआई निकालेंगे, हम यहाँ 2 वर्ष का सीआई निकालेंगे। तो देखिए पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा, पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 18,750 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1875 हो जाएगा। यानी पहले साल हमें 1875 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल जाएगा, 1875 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए 1875 का 10% और हमें ब्याज मिलेगा। तो देखिए 1875 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 187.5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा सीआई निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 और 1800 क्या हो जाएगा 3600। 3600 और 150 क्या हो जाएगा 3750। 3750 और यहाँ से 100 हमारा क्या हो जाएगा 3850 हो जाएगा। 3850 एक हो जाएगा 3900। 37.5 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा सीआई क्या निकल के आ गया, सीआई निकल के आ गया 3937.5 रुपए निकल के आ गया। सीआई हमारा क्या निकल के आ गया, 3937.5 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 8,579 रुपए में बेचने के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को 6,341 रुपए में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे काउंट करते हैं। तो हमें सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें लाभ का राशि निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं, हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु को 8,579 रुपए में बेचने पर 8,579 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उस वस्तु को अगर हम 6,341 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ के बराबर क्या हो रहा है, हमें हानि हो रहा है। यानी अगर हमने मान लिया कि यहां अगर 100 रुपए का लाभ हो रहा था तो यहां क्या हो रहा है, 100 रुपए का हानि हो रहा है। अब देखिए हम यहां से x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो किसके बराबर होगा, x प्लस x के बराबर होगा। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस x इक्वल टू लिख सकते हैं 8,579 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6,341। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x। हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2। देखिए यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे अगर 2 से काट ले, तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, एक बार में, हाथ में 1, 18, 9 बार में, यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 1119 रुपए निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं, या तो हम इसमें x का वैल्यू ऐड कर दे, या हम इसमें से x का वैल्यू माइनस कर दे, तो हमारा CP निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से इसमें x का वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा CP क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा CP हो जाएगा 6341 प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 1119। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 के 0 हाथ में 1, ये हो जाएगा 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी CP क्या निकल के आ गया, CP निकल के आ गया 7460 रुपया। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, x का, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है, प्रॉफिट हो कितने का आ रहा है x का, और x का वैल्यू निकल के आया है 1119 रुपया। अब देखिए हमें जो है लाभ की राशि पता चल गया और CP पता चल गया, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1119 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 7460 रुपए पे, गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 5 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 3 बार में, हाथ में 1 14, 7 बार में, ये 3 बार में। अब देखिए 373 से ये कितने बार में जाएगा, ये 373 से 3 बार में जाएगा, हम यहाँ 3 से अगर 5 में गुना करेंगे, 373 से ये 3 बार में जाएगा, हम यहाँ 3 से अगर 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, उसके बाद हम ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिया, 7 सही 4/13 दिया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 95/13 हो जाएगा, भागे ये हमारा क्या है 5/26 है, ऑफ ये हमारा क्या है 4 सही 3/5 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 23/5 लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा क्या है 7 सही 2/5 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 37/5 लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा क्या है 7 सही 1/6 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 43/6, माइनस ये हमारा क्या है 2 सही 1/3 है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 95/13 भागे 5/26 ऑफ। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60/5 हो जाएगा, प्लस हम इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ बटे में क्या है 6 है और यहाँ बटे में क्या है 3 है, तो हम इसे भी 6 बना लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसे 6 बनाएंगे तो ऊपर नीचे हम 2 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14/6 हो जाएगा। तो देखिए 43/6 में से हम माइनस करेंगे अगर 14/6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 29/6 हो जाएगा, हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम भाग से पहले ऑफ का काम करेंगे, तो यहाँ से हम 5 से 5 काट सकते हैं, हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से 13 बार में जाएगा, ये 2 से 30 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 95/13, यह हमारा भाग है, हम इसे अगर गुना में चेंज करेंगे तो जो हमारा नीचे है ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13 ऊपर हमारा क्या है 30 है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 29/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 13 से 13 कट जाएगा, हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से 6 बार में जाएगा, ये 5 से 19 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 19/6 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29/6, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48/6, हम 6 से अगर 48 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल के गया 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बचत में प्रतिशत कमी निकालना है।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो हम यहां से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि राघव का इनकम 100 रुपया है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह अपनी आय का 80% खर्च करता है। यानी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इसका 80%, यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80। यानी 100 रुपया कमा रहा है जिसमें से 80 रुपया खर्च कर रहा है, यानी बचत कितना कर रहा होगा, 20 रुपया। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काट ले तो ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 20 से 4 बार में, और ये 20 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। यानी यहां से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:4:1 निकल के आ गया। यानी राघव अगर 5 यूनिट का इनकम कर रहा होगा जिसमें से 4 यूनिट का खर्च कर रहा होगा और 1 यूनिट का बचत कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है, उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है और उसके खर्च में 17.5% की वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके सेविंग में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो हमने मान लिया कि x% की कमी होगी। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, इस 5 से 12% में हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 60% हो जाएगा। और हम यहां 4 से 17.5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 70% हो जाएगा। और हम यहां 1 से गुना करेंगे तो माइनस का x% हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 60% प्लस का 60% इक्वल टू 70% प्लस ये हमारा क्या है, -x%। अब देखिए यहां से अगर हम इस -x को इस साइड लेके आ जाए, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा x%, और इस 60 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे, यानी 60 हमारा प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 70% में से 60% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यानी यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 10%। यानी सेविंग में जो है 10% की कमी हो जाएगी। अब देखिए इस चीज को हम कई सारे तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा एक तरीका, बेस्ट तरीका है। देखिए सेविंग में कितना प्रतिशत का कमी हो गया, 10% का कमी हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है। रास्ते में एक पुल को पार करने में यदि 10 सेकंड का समय लेती है तो पुल की लंबाई कितनी है। हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पुल को पार करने का हमें समय दिया है। हमें समय क्या दिया है, 10 सेकंड का समय दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रेलगाड़ी का हमें स्पीड दिया है। हमें स्पीड क्या दिया है, 72 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और हमसे पुल की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए यहां जो है रेलगाड़ी एक पुल को पार करे, तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो यहां चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर हो जाएगा। और हमें समय दिया हुआ है और हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहां चली गई दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमें समय दिया हुआ है वो हमें सेकंड में दिया हुआ है और जो हमें स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो या तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। हमें इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से 72 4 बार में जाएगा। हम 4 से अगर 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया, तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड में अगर हम समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 मीटर। और ये जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और हमसे पुल की लंबाई पूछ रहा है। यानी इस टोटल दूरी में से, यानी 200 मीटर में से हम माइनस करेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पुल की लंबाई निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा पुल की लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, 110 मीटर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 110 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है √50 गुने √20 गुने √54 बटा √200 गुने √135 को सरल करें एवं सही उत्तर को दिए गए विकल्पों में चुने। हमें यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या दिया, √50, √ हम 50 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने √2 लिख सकते हैं, गुने √20, √20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने √5 लिख सकते हैं, 2 गुने √5 लिख सकते हैं, गुने ये हमारा क्या है √54, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने √6 लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने √6 बटा हमें क्या दिया √200, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10 गुने √2 गुने ये हमारा क्या है, ये हमारा है √135, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने √15 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा √2 से √2 कट जाएगा, हम यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10, यानी 10 से हमारा 10 कट जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा बच क्या गया, यहां से हमारा बच गया √5 गुने 3 गुने √6 बट्टे में हमारा क्या बच गया, बट्टे में बच गया 3 गुने, अब देखिए हम इस √15 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं √5 गुने √3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा 3 से 3 कट जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, हम यहाँ √6 में अगर √3 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √2, यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन बी निकल के आ गया √2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4000 में हम सबसे पहले इस 4000 में 19 से हम भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 19 से भाग देंगे तो ये 19 से 2 बार में जाएगा, 19 दूना 38, हम इसमें से 38 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2, ऊपर से हम एक 0 लाएंगे, 20 19 से एक बार में जाएगा, हम इसमें से 19 माइनस करेंगे, यहां से हमारा क्या आ जाएगा 1, ऊपर से हम एक 0 लाएंगे। अब देखिए ये 10 जो है 19 से हमारा नहीं कटेगा, यानी हमारा शेष क्या बच गया 10 बच गया, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।